Very good morning to all of you. Today's session is on manufacturing use, import, export and storage of hazardous microorganisms and genetically engineered cell rule 1989. कहीं कहीं पे जो है क्वेश्चन में जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल रूल दे देता है, कहीं पे सेल रूल लिख देता है, कहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल रूल लिख देता है। तो ये कहानी एक ही है, ठीक है, ये एक ही रूल है। बायोमेडिकल वेस्ट अलग है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कोविड के साथ। तो माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश, और आगे चलते हैं अपने इस क्लास में। 3 अलग अलग लॉ हम लोग पढ़े, जिसका सारा लिंक आई बटन में आ जाएगा, परेशान मत होइएगा। पहला है हजार्डस केमिकल को लेकर, दूसरा है हजार्डस वेस्ट को लेकर, और तीसरा है हजार्डस माइक्रोऑर्गेनिज्म को लेकर। ठीक, 3 अलग अलग नियम हैं। आज हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल रूल 1989। ये 5 दिसंबर को 1989 इम्प्लीमेंट हुआ था। इसमें 20 सेक्शन है, केवल एक शेड्यूल है। GSR 1037E के अंतर्गत ये आया। ओके, और ये भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से आया। मैं कहा था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वो छाते वाला एग्जाम्पल जो दिया हूँ उसको आप इसके ठीक पहले वाले एक्ट में देखिएगा। कंटेंट में जो है वो 20 सेक्शन मैंने लिखे हैं, पर मुख्य को आगे कंसीडर किया है। पहला है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, फिर एप्लीकेशन, फिर डेफिनेशन, फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, फिर एनिमल पैथोजन एंड पेस्ट, फिर अप्रूवल एंड, इसमें सब में जितना भी है ये सेक्शंस, इसको आज जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कमेटीज होती हैं। बस आपको कमेटीज को दिमाग में रखना है। आगे चलते हैं तो सेक्शन आपका 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट में, दिस रूल इज नोन एज मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल रूल 1989। It was implemented on 5th December 1989 with 20 section, 1 schedule of GSR 1037E। फिर उसके बाद से आप नेक्स्ट पैराग्राफ से ये नीचे लिखा हुआ है, इनएक्टेड अंडर और इन्फोर्स्ड अंडर जो है EPA 1986 लिख देंगे। इसके बाद आता है इसमें एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब जो एप्लीकेशन आपको पीछे बताया हूँ मैं हजार्डस वेस्ट वाले में, वही एप्लीकेशन यहाँ रहेगा। डेफिनेशन में, ये डेफिनेशन में क्या क्या परिभाषित किया गया, बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया गया, सेल हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन किया गया, जीन टेक्नोलॉजी को डिफाइन किया गया, माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया गया। ये मेजर डेफिनेशंस की श्रेणी है। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स कि किसी भी साइंटिफिक एप्लीकेशन के द्वारा किसी भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रिंसिपल के तहत किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रोडक्शन। सेल हाइब्रिडाइजेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल जो कि नेचुरली एग्जिस्टेंस न हो जिसका। जीन टेक्नोलॉजी मतलब कि जीन का जेनेटिक रिकम्बिनेशन टेक्नोलॉजी की बात की गई। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब कि जेनेटिक नया मेकअप बनाना, क्लोन बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। माइक्रोऑर्गेनिज्म मतलब कि समस्त माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, माइक्रोप्लाज्म, सेल लाइन्स, एल्गी, प्रोटोजोआ, नेमेटोड, सारे के सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आएंगे। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स मतलब कि दोज ऑर्गेनिज्म्स विच आर विजिबल बाई माइक्रोस्कोप, नेकेड आइज से जो आपको क्लियर विजिबल नहीं हो रहे हैं तो उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो उन्हीं को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में रखते हैं। बहुत सारे फंगाई उंगाई दिखते हैं, पर फंगाई का आप सोचेंगे कि सर तो बोल दिए, अब फंगस फफूंद दिखता है, स्ट्रक्चरली क्लियर नहीं दिखता है, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ओके, फिर आगे चलते हैं। इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे आते हैं सीधे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में कुछ कमेटी है, कमेटियों को आप याद रखिए, बस कमेटी हमेशा अक्सर आ जाता है इसका। RDAC, रिकम्बिनेंट DNA एडवाइजरी कमेटी। RDAC मतलब रिकम्बिनेंट DNA एडवाइजरी कमेटी। दूसरा है RCGM मतलब रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन। फिर इसके बाद से नेक्स्ट कमेटी है GEAC, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारे कमेटियों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमेटी है ये।
ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद से आता है SBCC, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसी तरह आपका DLC है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। ठीक, अब ये कमेटियां करती क्या हैं इसके बारे में समझें, केवल समझिए, डेफिनेशन इसमें लिखा हुआ है। ये कमेटी जो आपकी RDAC है, RDAC सेफ्टी रेगुलेशन को ध्यान में रख के ऑल ओवर इंडिया किसी भी बायोटेक्नोलॉजिकल वर्क को करना है तो आपको इनकी परमिशन होनी चाहिए, उस डिपार्टमेंट की जानकारी होनी चाहिए RDAC कमेटी को। जेनेटिक मैनिपुलेशन मतलब कि आप जीन से रिलेटेड कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो उसका जानकारी होना चाहिए, और उसमें जो कमेटी मेंबर होंगे वो कमेटी मेंबर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और अदर एक्सपर्ट्स फ्रॉम द अदर रिव्यू कमेटी एंड सब ग्रुप्स के होते हैं। इसीलिए इन्वायरमेंट साइंस के सभी इसमें जा सकते हैं, सभी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो आप इन्वायरमेंट साइंस में इसको पढ़ते हो वो इसीलिए पढ़ते हो, यही जो एप्लीकेशन है इसका। फिर इसके बाद से आता है आपका GEAC, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी। जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी में एक चेयरमैन होता है, एक मेंबर होता है, एक एक्सपर्ट होता है और एक MS होता है। जो मेंबर सेक्रेटरी होगा, जो चेयरमैन होगा, सबकी अलग अलग एकेडमिक्स और क्वालिफिकेशन है, परंतु वो इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड को डील किए हों, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। मैंने फिर पहले ही कहा था, पहली स्लाइड में बोला हूँ, हजार्डस वेस्ट जब शुरू किया था, सारा का सारा ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। इसके बाद से जो है आप देखेंगे कि इसमें एक कमेटी है GEAC, जो हम लोग अभी देख रहे थे। GEAC में आप देखें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर का डायरेक्टर होगा, प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र होगा, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज अलग होगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कैपेसिटी इसमें होगा। जो इसकी कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए ये कमेटी बहुत ज़्यादा पावर रखती है इन कंपेरिजन टू अदर्स। फिर इसके बाद से आता है स्टेट बायोटेक्नोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन कमेटी। स्टेट बायोटेक्नोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन कमेटी में आप देख रहे हैं अलग अलग आपका जो है चेयरमैन है, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट है, सेक्रेटरी ऑफ जो है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट है। तो ये सारे लोग कलेक्टिवली जो है ये इस कमेटी के मेंबर होते हैं, और बहुत ही कड़ी निगरानी होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है कोई अटेम्प्ट कर रहे हैं जो कि मास डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, क्योंकि अक्सर जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि साफ़ सुथरा दिखने वाला वर्क भी जो है कभी कभी घातक सिद्ध हो सकता है। एग्जाम्पल हम पूरी दुनिया इस समय झेल रही है कोरोना वायरस को लेके। कोरोना क्या है? कोरोना कोविड-19 है, नोवेल कोरोना। नोवेल मतलब नया कोरोना वायरस आपका 19 में डिस्कवर किया गया, 2019 में 19 हो गया। कोरोना वायरस में ये जो इसका मेन स्ट्रेन है वो विलुप्त हो गया, उसको हटा दिए, सब गायब कर दिए चीन वाले, नहीं तो दवा बन गई होती। क्योंकि अगर मेन स्ट्रेन के बारे में आपको जानकारी है तो उसी के प्रोटीन और जीनोमिक सीक्वेंस पे दवा बन सकती है, पर चूंकि मेन स्ट्रेन है नहीं और हर बार ये रूप बदल रहा है, क्योंकि इसमें आपका एड्स का वायरस लिए हैं, कैंसर के भी सेल लगाए हैं, फिर उसके बाद से आपका जो है इन्फ्लुएंजा और कोई बीमारी नहीं छोड़े जो उसकी धरती बची हो, सबको इसमें इंक्लूड करके जो ये मज़ेदार तहरी बनाए हैं, इससे पूरे दुनिया के देश की हर कंट्री की GDP हिल गई। और अभी कितना हिलेगा, क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं है। बहुत सरल था इसकी दवा बन जाना अगर इसका मेन स्ट्रेन रहता ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी पे वर्क किया हूँ, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में मेरी PhD ही है, तो मैं जानता हूँ अगर मेन स्ट्रेन रहेगा तो उसके जो जीनोमिक और प्रोटीनिक सीक्वेंसिंग है उस सीक्वेंस पे जो है दवाइयाँ बनाएंगे तो वो कितना भी रूप बदल ले उस सब पे लागू हो जाएगा। परंतु दिक्कत क्या है ना कि मेन स्ट्रेन ही गायब है, चीन कह रहा है कि वो ख़त्म कर दिया। ठीक, अब दुनिया हाशिए पे खड़ी है, घर में रहेंगे तो भूखों मरेंगे, बाहर निकलेंगे कोरोना मार देगा। ये सब डिस्कस होगा कोविड एक्ट जो उसमें बायोमेडिकल वेस्ट है उसके अंतर्गत, ये सारे चीज़ों को मैं डिस्क्राइब करूँगा।
बशर्ते ये है कि आप सुरक्षित रहें जहाँ रहें, क्योंकि एक बार कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद से जब आदमी निगेटिव हो रहा है तो कभी भी आदमी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये जो है कोई बैरियर नहीं है कि वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से निगेटिव हो गया फिर वो निगेटिव रहेगा। जैसे ही उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा वो पॉजिटिव बन सकता है, तो और उसको भनक भी नहीं लगेगी और उतनी देर में वो कितनों को इन्फेक्ट कर देगा। इसके बाद से डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अलग अलग मेंबर्स होते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहे बायो जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मॉनिटरिंग करती है, उसका स्ट्रक्चरिंग करती है, उसकी एनालिसिस करती है और चेक करती है कि ऐसा कोई प्रोग्राम तो नहीं रन कर रहा जो कि पर्यावरण के एक्सपोजर होने पर बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर दे। इसकी जिम्मेदारी जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की बन जाती है पूरी। फिर इसके बाद से सेक्शन 5 कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स। इसमें प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन है जो शेड्यूल 1 में दी गई है। इसमें एक ही शेड्यूल है, बाकी उसमें 12 शेड्यूल्स अलग अलग हैं। ठीक है, 12 शेड्यूल्स अलग अलग हैं। इसके बाद जो है आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसके बारे में बताया गया कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने कंसीडर किया है। बैक्टीरिया है, फंगाई है, पैरासाइट्स हैं, फिर उसके बाद वायरस है, फिर एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई। स्पेशल कैटेगरी वही है जिसमें ये कोरोना वरोना आते हैं और जो है जिसका वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। अप्रूवल एंड प्रोहिबिशन, अप्रूवल और प्रोहिबिशन दोनों का अधिकार जो है आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड कमेटी अप्रूवल कमेटी देती है, GEAC देती है। ये सारा का सारा प्रोसीजर उनके पास होता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए जो इसमें आप देख रहे हैं बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट, वायरस और स्पेशल कैटेगरी, ये आपने देखा ना। अब इस सब के लिए जो है इस शेड्यूल 1 में सब मेंशन है और पिछले वाले जो आपका हजार्ड वेस्ट है उसमें फॉर्म अवेलेबल है, उसी फॉर्म के अंतर्गत भर के और इंफॉर्मेशन दिया और लिया जाता है। प्रोडक्शन, कोई भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, तो इन्वायरमेंट में रिलीज करने से पहले आपको या प्रोडक्ट में लॉन्च करने से पहले आपको जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो है इस कमेटी का, GEAC कमेटी का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। बिना इसके अप्रूवल के आप इस प्रोडक्ट को मार्केटाइज नहीं कर सकते। जैसे फूड प्रोडक्ट हुआ, मिल्क हुआ, डेयरी हुआ, इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अप्रूव्ड होते हैं। ये नहीं कि आप लैक्टोबैसिलस कहीं से निकाले और बस दूध बनना शुरू, दही बनना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो अप्रूवल कमेटी उसको अप्रूव देती है तब होता है। फिर इसके बाद से आपका जो है डिलिबरेटली और अनइंटेंशनली रिलीज की बात करते हैं, तो फिलहाल इंडिया में ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। इंडिया के लोगों को दिक्कत नहीं कि हम वुहान जैसा कोई एक्टिविटी कर देंगे दुनिया के लिए, हैं। इंडिया में ऐसा हो नहीं पाएगा, न करेंगे, क्योंकि बहुत कठोर नियम है। पूरा लाइसेंस कैंसिल हो जाना, पूरा PhD कैंसिल हो जाना, पूरा रिसर्च कैंसिल हो जाना, पूरे आपको ताले पे पूरी ज़िंदगी जेल में बीत जाना, इतना कठोर इसका जो है वो आता है स्ट्रिक्ट नियम। किसी भी सेक्शन 11 कहता है कि परमिशन ऑफ अप्रूवल फॉर फूड स्टफ, खाद्य सामग्री में अगर किसी भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब का सब्सटेंस का उपयोग हो रहा है तो भी वो GEAC से अप्रूवल लेगा। माने बिना GEAC से अप्रूवल लिए उसमें कुछ भी नहीं आप कर पाएंगे। कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी आप दवाई बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, उस कमेटी की अप्रूवल आपको चाहिए ही चाहिए। एनवायरमेंटल क्लियरेंस आपको वहाँ से लेना ही पड़ेगा। और वो ऐसे नहीं होता है कि पैसे खिला के हो गया, वो जांच होती है उसकी अलग कमेटी आती है, पूरा सर्वे होता है। पेनाल्टी में वही बताया मैंने, डिस्ट्रिक्ट लेवल, और उसका जो है आपको सरकार अगर ग्रांट दे दी, मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करिए, ठीक है, आप प्रोजेक्ट डिजाइन करके उस पर काम कर रहे हैं, सरकार ने आपको ग्रांट दे दिया, अब आपका कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हजार्डस क्रिएट कर दिया एनवायरनमेंट में, तो आप जितना सरकार खर्चा की होगी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रोकथाम के लिए, वो सब आपको देना पड़ेगा, सब आपको देना पड़ेगा। आपका सारा लाइसेंस और सब प्रोडक्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इंडिया जैसी जगहों पे ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं और न करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति तो सबके लिए है। तो इसीलिए इंडिया ने ऑलरेडी बड़े कठोर नियम बना रखे हैं, बहुत कठोर नियम बना रखे हैं। और चीन में जो वुहान है वो लैब हब है, पूरा लैब हब है, वायरस की वहाँ पे स्टडी होती है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्शन और एक्सीडेंट, कोई भी इस तरह का एक्सीडेंट हो गया तो 7 से 11 दिन के अंदर सारे रिस्पॉन्सिबल डेटा और सारे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति
पहुंच जाएंगे अधिकारियों के पास विद डिटेल, और उसको कैसे करेक्ट करें उसकी जानकारी दें। और ये जानकारी जब आप कोई अपना लैब खोलेंगे तब लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जो है अवध यूनिवर्सिटी में भी चलता है माइक्रोबायोलॉजी, तो इसको पढ़ के हम पैथोलॉजी का लैब खोल देंगे। पैथोलॉजी के लिए यही नियम लगता है, और उसके लिए आपको एमडी पैथोलॉजी होना चाहिए, तब आप पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं। जो ये ब्लड सैंपल वैंपल लेते हैं ना, ये डीएमएलटी होते हैं, डीएमएलटी होंगे तब आप उसमें जा सकते हैं। एमएलटी या डीएमएलटी होते हैं, डिप्लोमा इन जो है मेडिकल लैब जो होता है उसके तहत जा सकते हैं, या एनएम जेएनएम होंगे तो आप जा सकते हैं, सिंपली ऐसे नहीं जा सकते। फिर आइए सेक्शन आपका जो सेक्शन 17 है, प्रिपरेशन ऑफ ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान। ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान की जो जानकारी है वो डीएलसी कमेटी देती है, ये उसके तहत आता है कि कोई भी डिजास्टर हुआ है, कोई भी लीक हुआ है तो कैसे वो ठीक होगा, कैसे। ये जान लीजिए कि अगर आपकी इंडस्ट्री, अगर आपका प्रोडक्शन यूनिट, अगर आपने लीक कर दिया कोई बैक्टीरिया एनवायरनमेंट, तो भारत में आपको बहुत कठोर सजा है। अमेरिका में भी है, अमेरिका में भी है, पर भारत का मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा नियम है। नियम में ये है कि आप फंस जाएंगे, और फंस जाएंगे पूरा पैसा देंगे। सोचिए अगर वुहान की हरकत इंडिया में कोई करता तो उसकी लैब को पूरा पैसा, जितना जो 10% जीडीपी निकाल के रिफॉर्म्स में इन्वेस्ट हो रहा है, वो सारा का सारा उसको देना पड़ता। समझ रहे हैं? ये एक बहुत पावरफुल एक्ट जो है बना। देखिए हर सरकारें अपना काम करती हैं, उनके कार्य करने का तरीका अलग होता है। 1989 में जिसकी गवर्नमेंट रहेगी, जब इसने बनाया, बेहतरीन बनाया इसने, उसको ये माइंड में था। और ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सारा चीज़ें एनवायरनमेंट का कहाँ से आ रहा है? नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी का वीडियो ऊपर आई लिंक में आएगा, देखिएगा आप। ये सब वही संविधान प्रारूप, वही संविधान के गठन, आपके देश की संविधान न्यायपालिका का जो गठन हुआ वहीं से आ रहा है। बहुत दूर का सोचता है कोई, देश बनता है, दुकान नहीं बन रही है, देश बन रहा है। तो देश बनेगा तो बहुत दूर का, लाखों सालों की प्रोग्रामिंग होती है। फिर उसके बाद से आता है इंस्पेक्शन एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंस। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो वो सब ऑडिटर्स के थ्रू होता है, और हर कमेटी का अपना एक ऑडिटर पैनल होता है। और बायोटेक्नोलॉजी, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कमेटी जो है इसको नेसेसरी एक्शन लेती है, और नेसेसरी रहता है तब उसका जो है आगे फाइनेंशियल डीलिंग देखी जाती है। अपील, अगर मान लीजिए कोई अपील करना है तो 30 दिन के अंदर आपको करना है। 30 दिन के बाद से उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। फिर आपके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होगी उसको आपको मानना ही पड़ेगा। एग्जम्पशन, सेक्शन 20 एग्जम्पशन कहता है, एग्जम्पशन केवल और केवल MOEFCC दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। कोई कमेटी आपको एग्जम्पशन नहीं दे सकती है, केवल MOEFCC दे सकता है। बस उसी की अथॉरिटी है कि वो आपको एग्जम्पशन कर सके, और कोई कमेटी आपको एग्जम्पशन नहीं प्रोवाइड कर सकती। शेड्यूल्स जो है, एक ही शेड्यूल है। शेड्यूल में बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट, वायरस और प्लांट पेस्ट के सारे नाम दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच। और सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, कंटामिनेशन रेट बढ़ रहा है। और सारे के सारे आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल पॉलिसी के बारे में मैंने बोला, तो उसका भी आई बटन में आ जाएगा, और बाकी दोनों लॉज भी आई बटन में आपको देखने को मिलेंगे। आराम से आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए। कोई भी दिक्कत हो बच्चों, आप हमसे पूछ सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो रिगार्डिंग आपका इन्वायरमेंट साइंस, कोई भी, बिना संकोच के। आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के हो, कोई बाहर नहीं है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे बेटा।